वेलकम टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स। जी हाँ, आज हमारा पहला दिन है इकोनॉमिक्स का और आज हमारी पहली क्लास है इकोनॉमिक्स की और इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आपको पता होगा कि क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी दो पार्ट हैं, एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज जो हम पहले दिन जिस क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1 जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और ये क्लास अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ में इसको शेयर कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी पहली क्लास किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर की। तो जो अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। चैप्टर का नाम क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी जो इनकम है, क्या है, जो इनकम है वो एक सर्कल में क्या होती रहती है, फ्लो होती रहती है ना। मतलब देखा जाए तो सर्कल में जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं अपन वहीं पे बार बार पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। एक्चुअली ये जो इनकम का जो सर्कुलर फ्लो चलता है ना, आज आपके पास है तो कल किसी और के पास है, तो फिर किसी और के पास है, फिर आपके पास है। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के वजह से ही ये जो आपकी पूरी इकोनॉमी है वो चलती है। ठीक है, अब 12th में आप पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, 11th में आपने पढ़ी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। याद हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स वेयर यू क्या बोलते हैं, स्टडी द इंडिविजुअल बिहेवियर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। यहाँ पे आप पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हो एज ए होल। यानी कि आप यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों, ऐसी इश्यूज में अपन डील करता है कौन, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जो ये अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला जो चैप्टर है, ज़रा उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में अपन ये देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ डेट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट मतलब इकट्ठे, एग्रीगेट मतलब एज ए इकोनॉमी एज ए होल। यानी यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी की स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल स्टडी नहीं करता, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी नहीं करता जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, ठीक है, उनकी स्टडी करता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल की इनकम। लेकिन जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है नेशनल इनकम की। एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट आउटपुट मतलब एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट कंजम्पशन मतलब एग्रीगेट डिमांड। वहाँ पे माइक्रो में होता था इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। यहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड मतलब कि डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, यहाँ पे विलिंगनेस भी आ जाता है। एग्रीगेट सप्लाई मतलब, एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू ऑल द सप्लाई, दैट इज ऑल द सप्लाई मतलब ऑल द प्रोड्यूसर्स मिलके जो इकोनॉमी में सप्लाई करना चाहते हैं। ये भी नहीं बोल रहा मैं कि मैं जो एक्चुअल सप्लाई कर रहे हैं वो भी नहीं। एग्रीगेट सप्लाई मतलब इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो सब मिलके जितना सप्लाई करना चाहते हैं वो होता है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कंजम्पशन मतलब मैंने बता दिया एग्रीगेट डिमांड। इट इज़ अ मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई उसके कौन है, मेन टूल्स है। ठीक है, चलो तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया, समझ में आया ना कि एग्रीगेट सप्लाई इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट सप्लाई स्टडीज, सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज ए होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े बड़े मतलब इकोनॉमी के जो बहुत बड़े बड़े इश्यूज होते हैं उसमें डील करता है, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमी एज ए होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स की स्टडी करता है, समझ में आया।
और माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल की स्टडी करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया है अपन को, डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस समझ लेते हैं। मीनिंग में क्या लिखा है अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था डेट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड, है ना। लॉ ऑफ डिमांड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था, इंडिविजुअल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था लॉ ऑफ डिमांड, कि भाई प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस घटती है तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। विच मीन्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए डेट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। मतलब कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी नहीं होती, यहाँ पे जितने भी कंज्यूमर हैं पूरे इंडिया में, क्या पूरे इंडिया में जितने भी कंज्यूमर हैं दैट इज एग्रीगेट डिमांड, उनकी स्टडी होती है। पूरे इंडिया में जितने भी सप्लायर हैं यानी एग्रीगेट सप्लाई, उनकी स्टडी होती है, उनके बिहेवियर की स्टडी करते हैं दैट हाउ दे विल यूज दिस स्केयर रिसोर्सेस टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन। मतलब कि हाउ दे आर गोइंग टू एलोकेट दीज रिसोर्सेज। क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है 11th में कि इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों है, स्केयरसिटी की वजह से। तो इकोनॉमिक्स में अपन करते क्या है बेटा कि ये जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन करते हैं ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सकें। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स इन विच macroeconomics study the behavior of what aggregates, that how they are going to use these scarce resources to maximize the satisfaction, ताकि इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिल सके, सेटिस्फैक्शन मिल सके। that is why macroeconomics deals with the major issues like national income, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और डिफ्लेशन, ठीक है, एक्सेट्रा। चलो पहला पॉइंट समझ में आ गया दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी बट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द एग्रीगेट्स, ठीक है, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है जरा देखो फटाफट सब लोग आ जाओ। क्या है भाई, टूल्स। क्या है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, टूल्स। भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है टूल, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल क्या है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब अभी हाल बताया था, एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। यहाँ तक कि एग्रीगेट डिमांड के मतलब ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच ए कंज्यूमर इज विलिंग मतलब वो सिर्फ इच्छा कर रहा है क्या करने की, खरीदने की या कंज्यूम करने की, वो भी किस में आते हैं, एग्रीगेट डिमांड में। समझ में आए, एग्रीगेट डिमांड में क्या आते हैं बेटा, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, डेटा कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज, एक्चुअल नहीं, विलिंग टू परचेज। वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं किसमें, एग्रीगेट डिमांड में। पूरी इकोनॉमी में जितने भी कौन है, कंज्यूमर हैं, ठीक है, वो होती है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू, वही एग्रीगेट सप्लाई कौन करता है, डिमांड करता है कंज्यूमर, सप्लाई कौन करता है भाई, प्रोड्यूसर। तो एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू all the goods and services that a producer is again willing, not actual. Aggregate supply refers to all the goods and services that a producer is willing to supply in the economy. Actual भी नहीं, willing। तो ये होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या टूल्स, ठीक है, माइक्रो के टूल्स ये होते हैं मैक्रो के टूल्स। माइक्रो के टूल्स इंडिविजुअल, मैक्रो के टूल्स एग्रीगेट यानी इकट्ठे पूरी इकोनॉमी के। चलो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई,
माइक्रो का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, बस देखो ज़रा, इट एम्स टू डिटरमाइन, बस उसका एम क्या डिटरमाइन करने का है, क्या ज्ञात करने का है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। समझ में आया कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ जो एम है बस ये पता लगाना कि भाई प्राइस क्या होगी कमोडिटी की और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या किसकी प्राइस होगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। ये दोनों बेटा इंटर रिलेटेड है, क्यों भाई, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ही क्या निकल के आती है, प्रोडक्ट की प्राइस निकल के आती है। अच्छा सर वो कैसे, चलो मैं बताता हूँ आपको। जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर। ठीक है, कौन कौन होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर। तो सर इसका प्राइस ऑफ द कमोडिटी से कैसे रिलेशन हुआ, बेटा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइस होती है, बिकॉज दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इनके वजह से ही क्या होता है, प्रोडक्शन होती है, कमोडिटी को आप मैन्युफैक्चर कर पाते हो, तभी तो बोलते हैं इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन्हीं के वजह से क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। तो प्रोडक्शन करने के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और कौन चाहिए, एंटरप्रेनर चाहिए। तो भाई अगर आप क्या लोगे, अगर आप क्या लोगे भाई, अगर आप ज़मीन लोगे तो ज़मीन के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट। ठीक है, लेबर को आपको क्या देना पड़ेगा बेटा, सैलरी। ठीक है, कैपिटल के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, और एंटरप्रेनर को क्या देना पड़ेगा बेटा, प्रॉफिट। ये जब आप एक कमोडिटी बनाओगे, जब आप एक प्रोडक्ट बनाओगे तो उस प्रोडक्ट में आप रेंट भी ऐड करोगे, उसकी कॉस्ट में आप सैलरी भी ऐड करोगे। भाई उस प्रोडक्ट से आप अपने क्या बोलते हैं एम्प्लॉय की सैलरी नहीं निकालोगे क्या, वो भी ऐड करोगे। इंटरेस्ट भी ऐड करोगे, जो आप ब्याज दे रहे हो कैपिटल पे, जिसके वजह से आप क्या बना पा रहे हो, प्रोडक्ट बना पा रहे हो। प्लस प्रॉफिट नहीं जोड़ोगे क्या, अगर एंटरप्रेनर हुए तुम खुद ही, तो तुम अपने जो प्राइस, तुम जो कमोडिटी की प्राइस सेट करोगे उसमें तुम अपना प्रॉफिट नहीं जोड़ोगे, वही तो जोड़ोगे ना। सबको पता है ना प्राइस क्या होती है, या सेल प्राइस क्या होती है, जब अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा है, सेल प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो तुम अपना प्रॉफिट भी जोड़ोगे, तो क्या निकल के आई, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आ गई बात समझ में, क्लियर। तो इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्यों लगाया, और अब समझ में आ गया, देखा जाए तो बात दोनों ही क्या है, सेम है। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है, इट एम्स, इसका जो मकसद है, इसका जो एम है, इज टू डिटरमाइन द इनकम, क्या, टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एम ये है कि भाई इकोनॉमी में लोगों की इनकम कितनी है और एम्प्लॉयमेंट कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है इकोनॉमी में। क्यों, क्योंकि भाई इकोनॉमी इन्हीं दो चीज़ों से चलती है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट से। लोगों की इनकम होगी ना तो वो डिमांड करेंगे, जब वो डिमांड करेंगे तभी जाके प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। देखो एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, आ जाओ ज़रा बोर्ड पे देखो, कैंसिल। चलो एग्जाम्पल के तौर पे आप लेके चलिए कि जैसे ही लोगों की इनकम होती है, क्या होती है, जैसे ही लोगों की इनकम होती है ना बेटा, तो वो डिमांड करते हैं। क्या करते हैं वो, डिमांड। किसकी डिमांड करते हैं वो, गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, जैसे ही वो इस गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग किस में आ गए, 12th क्लास में आ गए। जैसे ही आप लोग 12th क्लास में आए तो अब आप डिमांड करोगे गुड्स की और सर्विस की। गुड्स कौन, आपको 12th क्लास की बुक्स चाहिए होंगी, ठीक है। तो अब आपने डिमांड की उन बुक्स की। अब जैसे ही आपने उन बुक्स की डिमांड की, तो वो कौन है भाई जो इनकी आपकी डिमांड को फुलफिल करेगा, वो कौन है भाई, प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर लगाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या लगाएगा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाएगा, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, वो लगाएगा। ठीक है, जैसे ही वो ये लगाएगा, क्या करेगा, जैसे ही वो लगाएगा, अब जरा खुद बताओ मेरे को, क्या वो खुद बुक बनाएगा, नहीं बनाएगा। वो
एक प्लांट लगाएगा या एक पब्लिशिंग हाउस खोलेगा और वो देगा लोगों को क्या, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा के वो लोगों को क्या देगा, वो देगा एम्प्लॉयमेंट। क्या देगा, एम्प्लॉयमेंट। और यही एम्प्लॉयमेंट से क्या जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी। और इसी के वजह से ये जो सर्कल है ये चलता रहता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलो समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलो वापस से अपने नोट्स पे चलते हैं, आ जाओ। चलो तो लास्ट वाला पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे थे इस वाले पेज का, दैट इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। क्यों, वो भी मैंने समझा दिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ही इकोनॉमी क्या होती है, चलती जाती है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, डिफरेंस बिटवीन का डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। अपन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं डेट माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन नहीं है, मतलब कि लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड डिग्री एग्रीगेशन होता है, ज़्यादा आप उसमें जैसे अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करने जाओगे तो यू हैव टेकन सम बंच ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें जो डिग्री है एग्रीगेशन का, यानी इकट्ठा करके जब आप स्टडी करते हो तो यहाँ पे आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, इंडिविजुअल स्टडी ज़्यादा होती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है भाई, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। कैसा है, बिल्कुल हाईएस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हो। जैसे ही आप एम्प्लॉयमेंट पे गए, यानी कि आप पूरे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, आप पूरा उनका क्या करा, आपने एग्रीगेट उठाया। देन यू स्टार्टेड स्टडिंग कि कितने एम्प्लॉयड हैं और कितने अनएम्प्लॉयड हैं। मतलब यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है बेटा, हाईएस्ट डिग्री होता है किसका, एग्रीगेशन का। चलो बेसिक अजम्पशंस, अजम्पशन का मतलब क्या होता है, मान लेना। पता है ना सबको, कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के और कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। चलो आ जाओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक अजम्पशन क्या है, इट अज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी constant, that is it assumes that national income, consumption, savings etc are constant। ठीक है, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो ना, तो व्हेन यू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स एट दैट टाइम अपन इन सब चीज़ों को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कांस्टेंट। बेटा कांस्टेंट करने का पीछे रीज़न ये होता है इनको, ताकि अपन सही से स्टडी कर सकें। ठीक है, अभी मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि इनको क्यों कांस्टेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, व्हेन वी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर आर सम मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जिन्हें अपन क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, ताकि एनालिसिस इजी हो जाए। क्योंकि अगर आप इन्हें कांस्टेंट नहीं करोगे, क्या करते टाइम जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे, तो फिर क्या हो जाती है ना, दिक्कत हो जाती है क्या करने में, एनालिसिस करने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो इसलिए इट इज़ अज्यूम दैट ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। जैसे कि क्या अज्यूम किया जाता है कि नेशनल इनकम क्या है भाई, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ना बढ़ रही ना घट रही। कंजम्पशन भी कैसा है भाई, कांस्टेंट है। सेविंग्स भी कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर दिया जाता है। और मैक्रो में माइक्रो के जो कुछ वेरिएबल्स होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। इट इज़ अज्यूम डेट, ये मान लिया जाता है डेट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स लाइक डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड्स एट फर्म्स, प्राइजेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा आर कांस्टेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, कांस्टेंट कर दिया जाता है। जैसे कि डिसीजन ऑफ हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स, प्राइजेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, जो प्राइस होती है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की, उन सबको क्या कर दिया जाता है, कांस्टेंट कर दिया जाता है, सो दैट वी कैन स्टडी, वी कैन अंडरस्टैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ईजिली। ठीक है, इस वजह से इनको कांस्टेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन याद रख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मैक्रो में। अदर नेम्स क्या है भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसको और क्या बोला जाता है, इनकम थ्योरी। इधर शायद थोड़ी सी गलती हो गई है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा, प्राइस थ्योरी बोला जाता है, यहाँ पे ये गलती से आ गया है। ठीक है, तो अभी आप इतना ध्यान रख लो कि इसको और क्या बोलते हैं, इनकम थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी।
मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। मैंने पिछले पॉइंट में बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। क्यों बोला जाता है इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। एंड इट इज़ प्राइमरली कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली किसके ऊपर टिका होता है, या वो ज़्यादातर किसके ऊपर फोकस करता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि पूरी इकोनॉमी को अगर सही से चलाना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। लोगों की इनकम जनरेट होती रहनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती रहनी चाहिए, जिससे इनकम बढ़ती है। और वो मैंने आपको पूरी साइकिल अच्छे से समझा दी थी, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट गलत आ गया, नेशनल इनकम यहाँ नहीं आएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा आपका क्या, इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल आउटपुट आएगा। किसमें? सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ क्या होता है, किस पे फोकस किया जाता है? इंडिविजुअल इनकम पे, और किस पे? इंडिविजुअल आउटपुट पे, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन आता है भाई? नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट आता है। किसमें? अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। यहाँ पे अपन फोकस करते हैं किसके ऊपर? नेशनल इनकम के ऊपर और अपने नेशनल आउटपुट के ऊपर। देखो ये आपका इनकम से रिलेटेड है और नेशनल आउटपुट आपके काय से रिलेटेड है? एम्प्लॉयमेंट से। किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयमेंट से। जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? आउटपुट होगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या होता है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो मैंने आपको अभी बताया था। देखो भाई, प्रोडक्शन होती है, क्या होती है? प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन की जाती है तो प्रोडक्शन करने के लिए लगते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या लगते हैं भाई? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गए भाई? लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, और कौन हो गया भाई? एंटरप्रेनर स्किल्स हो गए, ठीक है। तो जब प्रोडक्शन की जाती है तो प्रोडक्शन करने से क्या जनरेट होती है? इनकम। देखो लैंड के लिए क्या देना पड़ेगा? रेंट। तो लैंडलॉर्ड की क्या जनरेट हुई? इनकम जनरेट हुई। लेबर को क्या देनी पड़ेगी? सैलरी या रेन्यूमरेशन या बोनस। तो लेबर की क्या जनरेट हुई? इनकम जनरेट हुई। कैपिटल के लिए आपको क्या देना पड़ेगा बेटा? इंटरेस्ट। तो कैपिटल के लिए क्या जनरेट हुई? इंटरेस्ट से इनकम जनरेट हुई। और एंटरप्रेन्योर भी कहाँ से आता है? घर से ही आता है भैया। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर हायर्ड और परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर। यानी कि ये जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो सप्लायर होता है, कौन होता है? सप्लायर। वो सप्लायर कौन होता है बेटा? हाउस होल्ड होता है। यानी कि सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आते हैं? हाउस होल्ड से आते हैं। यानी एंटरप्रेन्योर भी कहाँ से आता है? हाउस होल्ड से आता है, ठीक है। सो दे आर द सप्लायर्स। इज दैट क्लियर? है ना। चलो तो इससे इन सब लोगों की क्या हो गई? इनकम हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा के जो अपना प्रोड्यूसर है क्या बनाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब ये गुड्स एंड सर्विसेज, ये इनकी इनकम जनरेट हो गई। अब यही इनकम ये इन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर क्या करेंगे? खर्च करेंगे। तो क्या हो गया? देखो इनकम हुई, ठीक है। किन के वजह से? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के वजह से। अब यही गुड्स और सर्विसेज के ऊपर हाउस होल्ड वाले क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे। जब हाउस होल्ड वाले ये गुड्स और सर्विस खरीदेंगे तो ये पैसा घूम के वापस किसके पास चला जाएगा? प्रोड्यूसर के पास में। आया समझ में? है ना। चलो तो देख लें अब मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब जब प्रोडक्शन प्रोसेस होती है तब लोगों की क्या होती है? इनकम होती है।
अगर मैं ये कहूँ कि प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोडक्ट बनने से पहले लोगों के पास उस प्रोडक्ट को खरीदने के क्या आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, ठीक है। इट्स द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो इनकम थी ना, प्रोड्यूसर के पास पैसा होगा, या उसने पैसा क्या करा होगा, कहीं से उधार लेके उसने क्या लगाया होगा, फैक्ट्री लगाई होगी। अब फैक्ट्री लगाने में उसने लैंड ले ली किराए से, ठीक है, उसमें लेबर करेगा काम, उसमें और वो क्या लगाएगा, कैपिटल, अपन ने बात ही कर ली, उधार लिया होगा, और खुद क्या लगाएगा, अपनी इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स लगाएगा। इन सभी चीज़ों के लिए वो सबको क्या देगा, रिवॉर्ड देगा। और ये रिवॉर्ड सबकी क्या है, ये रिवॉर्ड सबकी क्या है, ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द, कहाँ पे गया, इनकम, ये रहा, ये रिवॉर्ड सबकी क्या है बेटा, इनकम है, ठीक है। फिर क्या हुआ, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द प्रोडक्शन फेज, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन फेज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, जनरेशन ऑफ इनकम हो गई, क्या हो गई, जनरेशन ऑफ इनकम। नाउ फॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम, ठीक है। अब जो हाउस होल्ड होता है ना, अब उनकी इनकम जनरेट हो गई है। अब वो इनकम जनरेट करने के बाद में जो भी इनकम उनकी हुई है वो किसके ऊपर खर्च करेंगे, उन्हीं गुड्स और सर्विसेज के ऊपर खर्च करेंगे जो किसने प्रोड्यूस करे हैं, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करे हैं। समझ में आ गया। तो अब वो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, यानी वही पैसा वापस से किसके पास पहुंच गया, प्रोड्यूसर के पास। देन अगेन प्रोड्यूसर वही करेगा, एक्सपेंडिचर ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर से इनकम जनरेट होगी, फिर से वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, फिर से उनके ऊपर खर्चा होगा, और इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेस, पहला होता है जनरेशन फेस। कौन सा फेस, जनरेशन फेस। तो इसमें क्या होता है, इन दिस फेस, एक्सपेंडिचर फेस, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ या फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या करता है भाई, जनरेशन फेस में क्या होता है कि एक्सपेंडिचर फेस होता है, ठीक है। जब भी क्या होते हैं, अगर आपको कुछ गुड्स क्या करने हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए आप क्या बन जाओ, प्रोड्यूसर बन जाओ। कौन बन जाओ भाई, प्रोड्यूसर। आप कौन हो, आप प्रोड्यूसर हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कोई गुड्स प्रोड्यूस करना है, ठीक है। मान के चलो वो बुक वो क्या है, गुड्स क्या है भाई, वो बुक्स है, आपको बुक्स प्रोड्यूस करना है। मान के चलो आपको इकोनॉमिक्स की ही एक बुक क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। अब इस इकोनॉमिक्स की बुक को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक पब्लिशिंग हाउस, ठीक है। या और सिंपल कर लेते हैं, आपको एक क्या लगानी पड़ेगी, फैक्ट्री, ठीक है। अब ये फैक्ट्री को लगाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। या तो आपको फैक्ट्री काहे पे लेना पड़ेगी, रेंट पे, या तो आपको खरीदनी पड़ेगी। अब उस फैक्ट्री में आपको क्या चाहिए भाई, लेबर जो काम करेंगे, आप खुद तो करोगे नहीं, ठीक है। और इन सब के लिए आपको और पैसा चाहिए रहेगा, कैपिटल। वो आप कहाँ से लाओगे भाई, वो आप इंटरेस्ट पे लोगे बैंक से, है कि नहीं। बिजनेस करना है भाई, लोन तो लेना पड़ेगा, है कि नहीं। और क्या हो गया भाई, एक और चीज़, आपका खुद का इसमें आप क्या जोड़ोगे, प्रॉफिट। आप एंटरप्रेन्योर हो, खुद का प्रॉफिट नहीं जोड़ोगे क्या, आप इसमें जोड़ोगे ना, ठीक है। तो आप ना ये सब क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, खर्चा, ठीक है। आपको फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा, दिस इज़ द एक्सपेंडिचर फेज, ये खर्चा फेज है। आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, आपको लेबर को क्या देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। अभी तो सिर्फ बुक्स क्या हो रही हैं, बन रही हैं। जो भी आपने कैपिटल उधार लिया है उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और आप अपना खुद का भी तो प्रॉफिट जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द एक्सपेंडिचर फेज, ठीक है। डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, मतलब जो आपके पास एक तरह से जो इनकम थी, उस इनकम को आप क्या कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो। समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद में उससे फर्म क्या प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। इन फैक्टर सर्विसेज के वजह से जो फर्म है उसने क्या प्रोड्यूस करे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे। अब आता है कौन सा फेज भाई, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। ये देखो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड,
समझ में आया कि अब क्या होता है भाई, अब आपका स्टार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। भाई लैंड के लिए क्या मिलेगा, रेंट। वेजेस को क्या मिलेगा, सॉरी लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस। कैपिटल के लिए क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर स्किल्स के लिए क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो ये कहाँ से मूव करता है भाई, फर्म टू हाउस होल्ड। ठीक है, तो दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। तो यहाँ पे अब लोगों की क्या हो रही है भाई, इनकम हो रही है। ठीक है, अगर आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, लेकिन और अगर आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनकी यहाँ पे क्या हो रही है, जनरेट। उनकी तो इनकम हो रही है ना, एक का खर्चा दूसरे की क्या होती है, इनकम होती है। और यहाँ पे जो ये प्रोड्यूसर है पहले वाले जनरेशन फेज में, जनरेशन फेज में कौन है, जनरेशन फेज में प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर के लिए ये सब चीज़ें क्या है, उसके लिए है एक्सपेंडिचर। इसलिए जनरेशन फेज में एक्सपेंडिचर और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है ये इनकम। क्योंकि हाउस होल्ड के लिए ये सब चीज़ें क्या है, इनकम है। उन्हें रेंट मिल रहा है, वो उनके लिए इनकम है। उन्हें हाउस होल्ड से ही लेबर आता है, उसे सैलरी मिल रही है, उनके लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, जो पैसा है वो भी देखा जाए तो हाउस होल्ड से ही आता है। ठीक है, तो उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर कहाँ से आता है, हाउस होल्ड से ही आता है, उसको क्या मिल रहा है भाई, प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है। तो इन सब की यहाँ पे क्या हो रही है, इनकम हो रही है। और प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब की क्या है, इनकम। फिर आता है एक डिस्पोजिशन फेज। देखो भाई, हाउस होल्ड की इनकम हो गई। आपने 11th में पढ़ा है इनकम के बारे में कि अगर इनकम बढ़ती है इंडिविजुअल की तो उसकी डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है। सेम चीज़ यहाँ भी होगी भाई। जैसे ही लोगों की इनकम हुई है, देखो इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो अब जो हाउस होल्ड वालों की इनकम हुई है, रेंट से, सैलरी से, इंटरेस्ट से और प्रॉफिट से, क्योंकि इंटरप्रेनर भी हाउस होल्ड से ही आता है। तो अब वो लोग उस इनकम को क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे, यानी खर्च करेंगे किसके ऊपर, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो कौन ने प्रोड्यूस करे हैं, जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करे हैं। यानी वही पैसा घूम के अब किसके पास पहुंच जाएगा, प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाएगा। और ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, आ गए तीनों फेज समझ में। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना है, स्टॉक एंड फ्लो। ये लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा इस क्लास का। ठीक है, आ जाओ, कौन है, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आना चाहिए कि क्या स्टॉक कॉन्सेप्ट है और क्या फ्लो कॉन्सेप्ट है। इसको बड़ा इजी कर देता हूँ मैं आपके लिए। देखो, स्टॉक, अकाउंट्स में अपन ने स्टॉक पढ़ते हैं ना, तो जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक कॉन्सेप्ट कभी भी क्या नहीं होता, टाइम डायमेंशन नहीं होता। यानी कि फॉर एग्जांपल, क्या आप कभी ये कह सकते हो कि पूरे साल भर हमारे पास 1 लाख का स्टॉक था, नहीं। ठीक है, स्टॉक को आप कभी भी टाइम पे मेजर नहीं कर सकते। ये होते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप ये बोल सकते हो कि हाँ 1 जनवरी को हमारे पास 1 लाख का स्टॉक था, या 31 मार्च को 1 लाख का स्टॉक था, 1 अप्रैल को इतने का स्टॉक था। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई पूरे साल भर हमारे पास 1 लाख का स्टॉक था। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है ना, स्टॉक कॉन्सेप्ट इज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे बैंक बैलेंस। ठीक है, बैंक बैलेंस में क्या होता है, बैंक बैलेंस भाई 1 तारीख को इतना था, 10 तारीख को इतना था, या 31 तारीख को इतना था, है ना। लेकिन जो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट, क्या, प्रॉफिट कि भाई 1 साल में हमने इतना प्रॉफिट कमाया, 1 महीने में इतनी सैलरी कमाई, या 1 दिन में इतना कमाया, है कि नहीं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई, फ्लो कॉन्सेप्ट। मतलब कि स्टॉक कॉन्सेप्ट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कब मेजर करते हैं, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और ये होता है
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलो आ जाओ देख लेते हैं। तो स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू डेट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल स्टॉक ऑफ गुड्स इन गो डाउन as on 31st January 2024। इट मीन्स स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल। स्टॉक वेरिएबल्स क्या नहीं होते, टाइम डायमेंशनल नहीं होते। ठीक है, तो सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स आर नेशनल वेल्थ, वेल्थ हो गई, नेशनल कैपिटल हो गया, या मनी सप्लाई हो गया। ये सारे की सारी चीज़ें कैसी हैं, ये दे आर मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इन्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर किया जाता है, इनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर नहीं कर सकते। मतलब जिनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर नहीं कर सकते वो स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं होते या स्टॉक वेरिएबल नहीं होते। ठीक है, आ जाओ। अब फ्लो वेरिएबल क्या होते हैं, फ्लो वेरिएबल आर टाइम डायमेंशनल। कैसे हैं भाई, टाइम डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये होते हैं आपके टाइम डायमेंशनल। तो फ्लो वेरिएबल्स रिफर्स टू डेट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक महीने में इतना कमाया, तो आपने 1 तारीख से लेकर 31 तारीख या 30 तारीख तक पूरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया। ठीक है, या एक दिन का इतना खर्चा है, या एक साल का इतना खर्चा है, या एक महीने का इतना खर्चा है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, टाइम डायमेंशनल हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2024, कि भाई एक महीने में आपने कितना प्रोड्यूस करा। ठीक है, बर्थ रेट इन द ईयर 2023 के पूरे साल भर की बर्थ रेट क्या रही। ठीक है, नेशनल इनकम इन द ईयर 2023। ठीक है, कि अपने पूरे साल भर की नेशनल इनकम कौन से ईयर की, 2023 की कितनी रही। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहे हो पूरे साल का। तो यहाँ पे साल, साल यानी क्या हो गया, ईयर, और ईयर मतलब क्या हो गया भाई, टाइम हो गया। समझ में आया। ठीक है, सो द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी ए डे, वो दिन भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। तो इट मीन्स फ्लो वेरिएबल्स आर टाइम डायमेंशनल अस दे आर मेजर्ड ऑन ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो भी आपके फ्लो वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे फ्लो वेरिएबल्स कैसे होते हैं, टाइम डायमेंशनल होते हैं, दे आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जिस भी चीज़ को आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर सकते हो वो आपके फ्लो वेरिएबल्स हो गए। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, वेल्थ क्या है, वेल्थ आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनकम आपका क्या है, इनकम आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया, वेल्थ आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि जो वेल्थ है ना, वेल्थ कभी भी 1 साल की या उसमें जनरेट नहीं होती है। वेल्थ एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ही आप अपनी वेल्थ को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। लेकिन जो इनकम है, इनकम आपकी कैसे कॉन्सेप्ट है, वो आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। बिकॉज इनकम कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट वेल्थ कैन नॉट बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ गया। वैसे ही आपका जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है, बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, वो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन उसमें जो आप हर महीने पैसे डाल रहे हो वो क्या हो गया, वो आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखें कि भाई, जैसे कि अगर एक कौन है भाई, पानी की टंकी है। ठीक है, उस पानी की टंकी में जो पानी स्टोर है ना, ये जो पानी है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया। और इसी में अगर अपन क्या लगा दें, एक नल लगा दें, नल थोड़ा अजीब सा हो गया है। ठीक है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई, ये आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो आ गया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई स्टॉक वेरिएबल क्या है। भाई स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू डेट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन फ्लो वेरिएबल एक वो वेरिएबल है विच इज मेजर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है,
फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट ए, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है तो इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आएगा। टाइम डायमेंशनल, हाँ भाई स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट टाइम डायमेंशनल नहीं होता, नॉट आएगा यहाँ पे, ठीक है, नॉट टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। लेकिन जो आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट कैसा है भाई, फ्लो कॉन्सेप्ट अपना टाइम डायमेंशनल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, बिकॉज हेयर वी मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो इट हैज़ टाइम डायमेंशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आना था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलो नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है, इट इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट, स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन ये कैसा होता है भाई, डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब ये क्या होता रहता है, ये बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है ना। स्टैटिक मतलब ये कांस्टेंट रहता है, इट इज़ ए कांस्टेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, डायनामिक कॉन्सेप्ट, मतलब कि फ्लो जो होता है वो बार बार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, ठीक है। तो ये अपना आज का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। तो अभी भी लाइक नहीं किया हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि कोई भी वीडियो छूटने ना पाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।